अब साइंस के क्लास के साथ मैं प्रेजेंट हूँ 10वीं के लिए। और आज जो है वो हम चर्चा करेंगे आप सभी के बीच में साइंस क्लास में आप सभी स्टूडेंट्स के लिए कि जो है वो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है ना? ये एक ऐसा हेडिंग है जहाँ से आपको जो है वो क्या कहते हैं क्लास 10th का सबसे मुख्य हेडिंग आप इसको प्रकाश का मेन हेडिंग मान के चलिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में सबसे पहले हम लोग समझते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है ना? इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हुआ जैसे बच्चे लोग गेंद खेलते हैं ना, देखते होंगे वो टेनिस बॉल आता है, आजकल क्रिकेट भी तो उसी से होने लगा है, कि आपने गेंद को उछाला, दीवार पे मारा और फिर आपके पास आता है वापस। प्रकाश के साथ भी, लाइट के साथ भी ऐसा ही होता है। लाइट जो है वो किसी भी क्या कहते हैं प्लेन से टकराने के बाद समतल सतह से टकराने के बाद जैसे दीवार हुआ, आपका शरीर हुआ, वहाँ से टकराने के बाद फिर बाउंस बैक मतलब वापस आता है। इसे हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश को किसी सतह से टकराकर वापस लौटने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। आप इसे लिख भी सकते हैं, है ना? कि प्रकाश जब किसी भी सतह, किसी भी प्लेन से टकराता है और टकराने के बाद फिर वापस आता है, इसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। है ना? अब मैं ज़रा इसे आपको फिगर के माध्यम से दिखाता हूँ और आज इसका इम्पोर्टेंस बताता हूँ। जैसे ये आपका मान लीजिए कोई दीवार हो गया, प्रकाश इधर से आया और इधर जाएगा। आएगा जैसे, जाएगा भी वैसे ही। इसके बीच के काल्पनिक लाइन हम लोग बुलाते हैं, इसको हम लोग लंब कहते हैं। ये आपका समतल हो गया, इसको आप इधर से कर दीजिए, इसका मतलब होता है ये एक तरफ से ढका हुआ है। ये समतल प्लेन है जैसे दीवार होता है ना, आप इसको तब तक दीवारें लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये आपतित किरण है, नाम से स्पष्ट है, आपतित मतलब आने वाली और ये हो गया परावर्तित किरण। परावर्तित किरण का मतलब क्या हो गया भाई? जाने वाली, है ना? इसके बीच में जो अविलंब होता है, वो हमेशा अगर ये मान लीजिए इसको I कहते हैं, इसको R, ये जितने डिग्री का होगा उतना ही डिग्री का ये अगर x तो ये भी x, ये अगर 40 तो ये भी 40, ये अगर आम तो ये भी आम, ऐसे समझो। तो प्रकाश का किसी सतह से टकराकर वापस लौटने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है ना? अब परावर्तन के 2 नियम होते हैं, परावर्तन के 2 नियम हैं, है ना? पहला नियम क्या हुआ? देखिए, मैं इस तरह से आपको इतना स्लो बोलूँगा कि आप कभी भी लिख सकते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। एक ही तल मतलब एक ही जगह पे, एक ही जगह पे होता है, एक ही जगह पे आया देखिए। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है और आपतन कोण का मान जो है वो हमेशा परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। मतलब I इज़ इक्वल टू R, है ना? समझ गए? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम ऑब्जेक्टिव में इस साल भी बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया था कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। सबसे पहले तो प्रकाश का परावर्तन हम आपको बता दिए कि प्रकाश को किसी भी सतह से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। अब आप ये समझ लीजिए कि अगर प्रकाश का परावर्तन न होता, अगर प्रकाश का परावर्तन न होता, तो दुनिया में हम किसी भी चीज़ को देख नहीं पाते। हमारी आँखों की इतनी कैपेसिटी नहीं है, कि हमारा आँख किसी चीज़ को देख पाएगा। है ना? हम क्यों देख पाते हैं? क्योंकि मान लीजिए किसी भी सतह से जैसे दीवार से प्रकाश टकराया और वो प्रकाश हमारी आँखों तक पहुँचा, तब हम देख पाते हैं। मान लीजिए हमारे सामने ही हमारा दोस्त खड़ा है, रवि, है ना? मान लीजिए रवि नाम का एक लड़का है जो हमारे सामने खड़ा है, हम उसको क्यों देख पाते हैं? क्योंकि सूरज की रोशनी उसकी बॉडी पर पड़ता है, टकराने के बाद फिर हमारे आँखों तक पहुँचता है, जिसके कारण हम रवि को देख पाते हैं। तो आप समझ लीजिए कि देखने के लिए प्रकाश का परावर्तन अनिवार्य है। प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा, तो हम किसी चीज़ को नहीं देख पाएँगे, है ना? ये प्रकाश का परावर्तन था। अब प्रकाश के परावर्तन के बाद जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, वो अब हम लोग चलते हैं इस चैप्टर के मुख्य चीज़ पर, दर्पण, है ना? दर्पण को जो है, वो सबसे ज़्यादा फिगर से समझने की ज़रूरत है ना? दर्पण क्या होता है? देखिए,
दर्पण क्या हुआ? तो दर्पण वो सारा चीज हुआ, दर्पण उसे कहते हैं जो प्रकाश के अधिकांश भागों को परावर्तित कर देता है, वापस कर देता है, वो चीजें दर्पण कहलाती है। दर्पण का मतलब स्टूडेंट अमूमन शीशा समझ लेता है, नहीं। दर्पण का मतलब आप शीशा ना समझे। दर्पण मतलब वो सारी चीजें जो प्रकाश को वापस कर दे, प्रकाश के लगभग सभी हिस्सों को वापस कर दे, उसे हम लोग दर्पण कहते हैं, है ना? आपके गाड़ी में दर्पण लगा होता है, आपके गाड़ी के हेडलाइट में शीशा, आपका जो बल्ब होता है उसके साथ दर्पण लगा होता है। क्यों? क्योंकि वो प्रकाश के अधिकांश भागों को क्या कर देता है? वापस कर देता है। आपके टॉर्च में दर्पण लगा होता है। तो दर्पण मतलब जो प्रकाश के अधिकांश भागों को वापस कर दे, उसे हम लोग क्या कहते हैं? दर्पण। याद रहेगा या आप लिख भी लेंगे, हमने इतना आसानी से बोल दिया। अब देखिए, दर्पण जो है वो 2 प्रकार का होता है। दर्पण 2 प्रकार का होता है। पहला समतल दर्पण, है ना? पहला समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण। स्टूडेंट को जब हम लोग दर्पण पढ़ाते हैं, तो वो समझ लेता है दर्पण 2 प्रकार का होता है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। नो, ये आपका आंसर गलत है। उत्तल और अवतल दोनों गोलीय दर्पण का पार्ट है। जब पूछे कि दर्पण का प्रकार बताइए, तब आप बताएंगे कि दर्पण 2 प्रकार का होता है। पहला समतल दर्पण और दूसरा गोलीय दर्पण। समतल दर्पण क्या हुआ? तो समतल दर्पण वो हुआ, है ना, जो समतल दर्पण उसे कहते हैं जिसका परावर्तक सतह समतल हो, मतलब जो प्रकाश को वापस लौटाए वो भाग बिल्कुल प्लेन हो, उसे हम लोग समतल दर्पण कहते हैं, है ना? जैसे आप क्या कहते हैं, नाई के दुकान में, हजाम के दुकान में देखते हैं दर्पण लगा हुआ, जब आप मुंह कान बनवाने जाते हैं, अपने थुथुन को चेंज करवाने जाते हैं, देखते होंगे, वहां लगा होता है, वो समतल दर्पण है। अब आपको एक्चुअली समतल दर्पण जो है वो क्लास 8वीं में ही पढ़ लेते हैं। दूसरा चर्चा आता है गोलीय दर्पण का। किसका चर्चा आता है? गोलीय दर्पण, है ना? तो जिसका परावर्तक सतह गोलीय हो, परावर्तक सतह मतलब प्रकाश को लौटाने वाला सतह जिसका गोलीय हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। जिसका परावर्तक सतह क्या हो? गोल हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं, है ना? अब देखिए, गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है। पहला उत्तल दर्पण और दूसरा क्या? अवतल दर्पण, है ना? पहला उत्तल दर्पण और दूसरा क्या? अवतल दर्पण। ये गोलीय दर्पण का पार्ट है ना? मैं इसको आपको थोड़ा-सा विस्तार में समझाता हूँ कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण जो है वो क्या होता है। गोलीय दर्पण जो है वो 2 प्रकार का होता है, एक उत्तल दर्पण और एक क्या? अवतल दर्पण, है ना? ज़रा देखिए, क्या? गोलीय दर्पण जो 2 प्रकार का होता है, उसे मैं थोड़ा-सा समझने की कोशिश करता हूँ। पहला हो गया उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण मतलब जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ हो, मतलब प्रकाश जो है वो इस सतह पे आएगा, इधर से नहीं आ सकता क्योंकि ये ढका हुआ है। अवतल दर्पण क्या हो गया? अवतल दर्पण क्या हो गया बॉस? अवतल दर्पण वो हो गया जिसका परावर्तक सतह धँसा हुआ, मतलब प्रकाश अंदर से आएगा, है ना? समझ गए उत्तल और अवतल? परावर्तक सतह धँसा हुआ हो, ऐसे हो, उसे हम लोग क्या ऐसे हो, उसे हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। जिसका परावर्तक सतह ऐसे हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं, है ना? अब दर्पण का जो बीच का हिस्सा होता है ना, उसे हम लोग दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे हम लोग पी से सूचित करते हैं, याद रखेंगे। इट इज़ इंडिकेटेड बाय पी, इसे पी से सूचित करते हैं दर्पण के बीच के हिस्सा को, है ना? अब देखिए, समझ गए दर्पण का ध्रुव? समझ में आ गया होगा दर्पण का ध्रुव, है ना? अब इसके बाद क्या होता है ना? दर्पण का प्रधान अक्ष। तो पी से जो रेखा गुजरती है, जैसे ये उत्तल दर्पण है, पी से जो रेखा गुजरती है, उसे हम लोग दर्पण का क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष, मेजर एक्सिस कहते हैं, है ना? ये दर्पण का प्रधान अक्ष हो गया, है ना? अब देखिए, दर्पण का प्रधान अक्ष आप समझ गए, इसी पर अब ये प्रधान अक्ष के समझने के दर्पण का जो बीच का रेखा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष कहते हैं, है ना? क्या? तो ये हम लोग देख रहे हैं, है ना? अब देखिए, इसी पर जो है वो
दर्पण का फ़ोकस भी होता है, यहाँ तक समझने के बाद। ये सब छोटा-छोटा चीज़ है, जो दर्पण की जानकारी है, जिसे आपको जो है वो समझना ज़रूरी था। है ना? अब देखिए क्या दर्पण के प्रधान अक्ष के बाद हम लोग चलते हैं। देखिए जैसे ये हो गया, तल दर्पण है, इधर से इधर हो गया। ये हो गया क्या आपका एफ। एफ कैसे होता है? तो अनंत से प्रकाश आया, है ना? वो जाकर के जहाँ मिला, उसे हम लोग दर्पण का फ़ोकस कहते हैं। क्या कहते हैं दर्पण? अनंत से प्रकाश आया, जहाँ जाके मिला उसे हम लोग दर्पण का फ़ोकस कहते हैं। फ़ोकस को एफ से सूचित करते हैं और फ़ोकस दूरी जो होता है, उसे हम लोग स्मॉल एफ से सूचित करते हैं। फ़ोकस को एफ से और फ़ोकस दूरी को स्मॉल एफ से इंडिकेट करते हैं। याद रखने की ज़रूरत है, इसे समझने की ज़रूरत है ना? अब एक चीज़ जो मैंने आपको नहीं बताया, इस एग्ज़ाम में क्वेश्चन्स भी आएगा और इसे समझना भी ज़रूरी है ना? क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है ना? दर्पण का वक्रता त्रिज्या क्या होता है? तो दर्पण जिस गोले का भाग होता है, जैसे देखिए, मैंने ये दर्पण है अभी, इसका ये P है ना? ये जिस गोले का भाग होता है, उसका जो सेंटर होगा, है ना? वही दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहलाता है। देखिए, जैसे दर्पण जिस गोले का दर्पण एक्चुअली मैंने कहा था कि गोलीय दर्पण है तो गोले का हिस्सा होगा। दर्पण जिस गोले का भाग हुआ, उसी को हम लोग क्या कहते हैं दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहते हैं। दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके त्रिज्या को जैसे ये हुआ ना, देखिए ये वक्रता त्रिज्या हो गया। ये प्रधान अक्ष पर ही होता है और इसके बीच में ही एफ होगा। वक्रता त्रिज्या समझ गए? वक्रता त्रिज्या से ठीक पहले एफ होता है और एफ जो है वो हमेशा वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। मान लीजिए कि वक्रता त्रिज्या 20 है, तो इसका एफ कितना हो जाएगा 20/2 10 हो जाएगा, है ना? अगर मान लीजिए फ़ोकस कहीं पर 15 दिया हुआ है, तो R बराबर कितना हो जाएगा 15 गुणे 30, 15 गुणे 2 30 हो जाएगा, है ना? ये हो गया वक्रता त्रिज्या का। क्या? तो हम लोग दर्पण के बारे में समझ रहे थे, दर्पण का बेसिक जानकारी ले रहे थे, अभी वक्रता त्रिज्या तक समझ गए, दर्पण का ध्रुव समझे, दर्पण की फ़ोकस समझे, दर्पण की फ़ोकस दूरी समझे, दर्पण का वक्रता त्रिज्या समझे, वक्रता त्रिज्या और फ़ोकस देखिए एफ बराबर अगर कहीं 10 लिखा हुआ है, तो वक्रता त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा 20 दुगुना होता है। ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछता भी है। एफ बराबर फ़ॉर्मूला होता है क्या? R/2। तो ये हम लोग दर्पण के बेसिक चीज़ों को समझ गए, है ना? फिर हम लोग अगले क्लास में क्या कहते हैं इसका दर्पण का जो है वो दर्पण का जो है वो दर्पण के द्वारा जो बनाया जाता है किरण आरेख बनाया जाता है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। किस तरह के किरण आरेख होते हैं, वस्तु कहाँ होते हैं, तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, प्रतिबिंब के बारे में भी हम लोग समझेंगे, है ना? और फिर जो है हम लोग इसको आगे की ओर बढ़ाएँगे। फिलहाल लॉट ऑफ थैंक्स।